Hello everyone, welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IS. This is me Sanat Dutt Bhardwaj bringing to you a special course on industrial relations and labor laws. दोस्तों हमने बहुत सारी थ्योरीज कवर कर ली हैं. अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की लॉज गवर्निंग वेरियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो उन लॉज में से हमने ये सारी सारी चीजें देखी जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था, थोड़ा कुछ हद तक हमने एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी देखा. धीरे धीरे करके हम लॉज के परव्यू में घुस रहे हैं. तो सबसे पहला लॉ जो हमने फुल फ्लेज तरीके से जो कवर करना है, जिसमें से मान के चलिए कि करीब करीब वो जो टोटल 20 क्वेश्चंस का लॉट है उसमें से करीब करीब 4 के करीब सवाल आएंगे. दैट अमाउंट्स टू अबाउट 1/8 ऑफ द एंटायर सेट. उसके आसपास 1/8 या कह लीजिए 1/6 ऑफ द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस, या 1/5 कह लीजिए, एटलीस्ट 1/5 तक तो कह लीजिए कि इतना सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं. 20% के आसपास सवाल आने वाले हैं आज के इस लेक्चर में से. इस लेक्चर को एंड इस पूरी श्रृंखला को आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सारे एरियाज को कवर करने वाले हैं. एंड फिर धीरे धीरे करके हम बाकी के माइनर एक्ट्स को भी कवर करेंगे. दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्ट्स जिसमें से सवाल ज्यादा आते हैं, तो इसे हम उतनी ही गहराई से कवर करने वाले हैं. ईच एंड एवरी aspect of the syllabus will be covered. चलिए शुरुआत करते हैं आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के साथ. सबसे पहली चीज जो सवाल आ सकता है जहां से, वो है ऑब्जेक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट. तो ऑब्जेक्ट ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ये है कि द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट. इन्वेस्टिगेशन भी है और सेटलमेंट भी है. इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये इन्वेस्टिगेशन वाला वर्ड जो है कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के अंदर. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई भी सेटलमेंट होगी, चाहे वो कोई अवार्ड इशू होना है, चाहे कुछ भी होना है, वो सारी की सारी चीजें इस एक्ट के दौरान हम जैसे भी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं जिस तरीके से हम करेंगे आपको पता चल जाएगा. एंड फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस, वो सर्टेन अदर पर्पसेस फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वो स्ट्राइक से रिलेटेड हो जाते हैं, लॉकआउट से रिलेटेड हो जाते हैं, रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं, ले ऑफ से रिलेटेड हो जाते हैं और क्लोजर से रिलेटेड हो जाते हैं. ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं. कुछ हद तक स्ट्राइक हमने करनी शुरू कर दी थी, स्ट्राइक एज इन हमने स्ट्राइक का टॉपिक कवर करना शुरू कर दिया था. अभी आज इस सेशन के अंदर हम स्ट्राइक की गहराइयों में जाएंगे, उसके एक्चुअल मीनिंग को पकड़ेंगे. राइट, चलिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इस एक्ट की सॉरी अगर हम बात करें, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन किए थे. देखिए दोस्तों, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं इस लेक्चर के साथ, उसके अंदर केस लॉज के नाम भी हैं, मतलब केस का टाइटल भी है, एक्स वर्सेस वाई, वो बताया हुआ है. वो चीजें आपने याद नहीं करनी है. इट इज जस्ट कि ऐसा होता है कि क्लास में तो मैं इसे संभाल दूंगा, लेकिन जब आप उस चीज को पढ़ते हैं खुद से तो वो बिना केस के टाइटल के ना वो अधूरा सा लगता है. तो इस वजह से आई हैव रिटेन्ड दोज केस नेम्स, जितने भी वो केस हुए हैं, लेकिन आपको वो केस के टाइटल्स, वो केस के नाम याद नहीं करने, आपके लिए जरूरी नहीं है, सवाल नहीं आने वाला है. लेकिन हाँ, जो चीजें निकल के आ रही हैं उसको हमने पढ़ना बहुत जरूरी है. नाउ पहली चीज ये कि इसका काम क्या है. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये डिसीजंस दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बात की है. एक बेंगलोर वाटर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक केस था, उस केस के अंदर ये सारी बातें निकल कर आई थी वाटर सप्लाई से रिलेटेड. तो उस केस के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स एनलिस्ट किए. ये ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के. सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें, उसको प्रमोट करना. दूसरा, इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन. ये जो एस्पेक्ट है ये हमने ध्यान से देखना है, क्योंकि एम्प्लॉयर और वर्कमैन भी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर भी और वर्कमैन वर्कमैन भी, अगर आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही कहलाता है. आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन भी हम कवर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. नाउ इसके अंदर, दे शुड हैव द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और अ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और अ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स. ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, इसकी गहराई में आपने नहीं उतरना है कि इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रेड यूनियंस अगर होती हैं तो ट्रेड यूनियंस आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर 1926 ट्रेड यूनियंस एक्ट. एंड उसके अलावा अगर आप एसोसिएशन करते हैं तो आर्टिकल 19 के तहत आप अपने आपको जो है रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं. इसमें एक चीज जो बच्चों का डाउट आया था वो ये था कि क्या सर एम्प्लॉयर्स के पास कोई कह लीजिए
कोई अथॉरिटी होती है कि क्या वो एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करें? देखिए ऐसा है कि एम्प्लॉयर ये कह सकता है, बिकॉज देयर कैन बी डुप्लिसिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस, तो एम्प्लॉयर ये कह सकता है कि भैया मैं इस ट्रेड यूनियन के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो है प्रोसेस करूंगा, तो वो उसके पास भी वो अधिकार है। तो ये चीज इस हिसाब से देखी जानी चाहिए। इट इज मोर ऑफ एन इनफॉर्मल वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड यूनियन। लेकिन ट्रेड यूनियन, आप अगर अपनी ट्रेड यूनियन बनाते हैं एंड आपको लगता है कि आप उतनी स्ट्रेंथ मस्टर कर पाएंगे कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, तो वो आपकी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार आपके पास है। लेकिन क्या वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में उसको एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं, उसमें अलग बातें हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर एक ही ट्रेड यूनियन है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर उसको रिकॉग्नाइज करेगा भी, क्योंकि ऐसा है कि आपने हमेशा एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन के खिलाफ नहीं समझना है। रीजन बीइंग कि एक व्यक्ति जब कि जितने भी इश्यूज हैं या कह लीजिए मल्टीपल इश्यूज भी आ जाते हैं, तब भी एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन के जरिए जाने में फायदा ही होता है। तो वो ट्रेड यूनियन को अगर मना ले तो सारे वर्कर्स मान जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि इट इज नॉट ऑलवेज की ट्रेड यूनियन जो है एम्प्लॉयर्स के खिलाफ खड़े होते हैं। नाउ आगे के ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए ध्यान से। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स, इलीगल स्ट्राइक्स को और लॉकआउट्स को, इलीगल ये शब्द इंपॉर्टेंट है, लीगल को प्रिवेंट नहीं करना, इलीगल को प्रिवेंट करना है। देन रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर्स ऑफ ले ऑफ्स एंड रिट्रेंचमेंट, तो उनको जो कॉम्पनसेशन मिलनी है तो वो कॉम्पनसेशन का क्या ग्राउंड्स होगा, किस तरीके से, अगर नहीं मिलती है तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, ये सारी चीजें। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। देन प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोस्तों एक चीज का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो बेसिकली इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हमने शायद बहुत बार इस चीज को यूज किया है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो टर्म है, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में नोटिस करेंगे कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अप इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेफिनेशन के लिए इसी एक केस के अंदर, वो आप केस जो है उसका नाम आपको नोट्स में दिख जाएगा, एक टेस्ट डिजाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने जिसका नाम था द ट्रिपल टेस्ट। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स हैव बीन डिवाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कि एक पर्टिकुलर एसोसिएशन या एक पर्टिकुलर कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है, उसके लिए एक टेस्ट है। देयर आर मल्टीपल टेस्ट ये, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरी चीज ये कि अगर गहराई में सवाल आता है तो इससे गहरा सवाल नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे देखना है। तो पहली चीज, एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स ये इंपॉर्टेंट है, एनी कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, एवोकेशन ऑफ वर्कमेन। बेसिकली क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसा बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए या कहीं एम्प्लॉयर्स ने बुलाया कि आओ मिलकर हम ये चीज बनाते हैं, किसी भी सर्विस के लिए बुलाया, एम्प्लॉयमेंट के लिए बुलाया, या कोई हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन आप यूज कर रहे हैं, उसको वर्कमैन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो है ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाती है। नाउ ये जो डेफिनेशन, हाँ ये एक और चीज मैंने पहले भी बोला, आपको दोबारा बता रहा हूं, ये जो सेक्शंस हैं, इससे पहले भी हमने एक सेक्शन देखा था, आई थिंक नहीं आगे आएंगे। तो ये जितने सेक्शंस हैं ये आपने याद नहीं करने, ये आपने नहीं याद करने, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना, ठीक है जी। नाउ अब ये ट्रिपल टेस्ट जो है ये थोड़ा क्लैरिफाई कर देता है इस डेफिनेशन को। यहां पे ये बोला जाता है कि इंडस्ट्री कौन सी है जहां पे कोई सिस्टमैटिक तरीके से एक्टिविटी हो रही है, मल्टीपल टाइम्स, कोई बार बार चीजें, फॉर एग्जांपल आप बैचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैचेस एज इन आप मान लीजिए कोई दवाई बना रहे हैं, या मान लीजिए ये सेलोटेप है, ये आप सेलोटेप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये टेप आप मल्टीपल बैचेस में सिस्टमैटिक तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका पूरा प्रोसेस जो है वो डिजाइंड है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ फॉर एग्जाम्पल जब हम इंजीनियरिंग में हुआ करता था तो उसमें हम पूरा एक प्लांट डिजाइन करते थे ऑन पेपर, एंड देन वी यूज्ड टू बेसिकली ट्रांसफर इट फ्रॉम द पेपर टू एक्चुअल फिजिकल इंडस्ट्री। तो ये जो एक्चुअल फिजिकल इंडस्ट्री है ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। कैसे पता चलता है? बिकॉज प्लान्ड फैशन में चलती है। सेकेंडली, ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर्स नहीं है, एम्प्लॉयज भी साथ में। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी हो सकते हैं लेकिन आप इंडस्ट्री नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप एम्प्लॉयर है ना।
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कोऑपरेशन के साथ अगर कोई सिस्टमैटिक एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तो वो इंडस्ट्री के परव्यू में आ जाती है। क्या क्या चीजें नहीं आती हैं इंडस्ट्री के परव्यू में, वो आगे हम इस सेक्शन इस पूरे क्लास के दौर में अभी आगे देखेंगे। नाउ, फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे प्रसाद भी बंटता है, तो क्या प्रसाद बांटना, उसमें आप वर्कमैन भी एम्प्लॉय करते हैं ना, तो मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह पे जैसे भी, जहां भी जिस तरीके से भी प्रसाद मिलता है, तो वहां पे इट इज फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस। तो यहाँ साफ तौर पे टेस्ट में लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी फॉर स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पसेस but inclusive of material services geared to celestial bliss, example making on a large scale of prasad food prima facie। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जो वो हमारा देवस्थानम टीडी बोर्ड है, टीडीबी है, जहां पे बेसिकली प्रसाद का लड्डू मिलता है। मैं टी से वर्ड भूल गया, वो वर्ड ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, होता है कई बार। तो ये जो हमारा देवस्थानम बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जो वो तिरुपति, हाँ, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, आई एम सो सॉरी, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो है, उसके अंदर बहुत बड़े साइज का एक प्रसाद का लड्डू बनता है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो वो जीआई टैग वाला प्रसाद वाला लड्डू, इट विल कल्मिनेट टू बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जहां पे वो बन रहा है, क्योंकि इट इज प्रिमा फेसी, फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ प्रसाद और फ्रूट। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पे, समझ रहे, इट शुड नॉट बी फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस या रिलीजियस पर्पसेस, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ, इसमें वो चीजें इंक्लूड होंगी। अगर आप बेसिकली लार्ज स्केल पे प्रसाद या फूड बना रहे हैं तो वो इंक्लूड होगी फॉर गियर्ड फॉर सेलेस्टियल ब्लिस। आपको प्रसाद मिलता है तो आप कहते हैं आनंद आ गया ना, तो वो सेलेस्टियल ब्लिस वही वाला, राइट। प्रोमेफेसी, दीज देयर इज एन इंडस्ट्री इन दैट एंटरप्राइज। जो ये कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, इस एंटरप्राइज के अंदर इंडस्ट्री की महक आ रही, समझिएगा इसको। नाउ एब्सेंस, अब ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंडस्ट्री का ना क्रक्स निकाल के बता दूं। थोड़ा समय लिया मैंने, आई नो, बट आपको इससे बेहतर कहीं पे कोई चीज मिल नहीं पाएगी। ये मैंने सारी के सारे, देखिए, बहुत सारे ना ऐसे केसेस थे जिनमें से आपको ये चीजें निकाल के मैं दे रहा हूँ। ये बुक्स में जनरली केसेस के साथ मिलती हैं, अगर आप नोट्स कहीं से आप देखते हैं तो उनमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो बेसिकली दीज आर, आप जैसे साथ में नोट्स भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें साथ में केस लॉस मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपने नोट्स अपने अलग से बना लेने, इसमें आपका भला हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। नाउ, पहली चीज तो ये, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव या गेनफुल ऑब्जेक्टिव इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे, सिर्फ गेनफुल मोटिव के साथ नहीं काम कर रहे हैं, ये इररेलेवेंट है। वेयरएवर अंडरटेकिंग इज वेदर इन पब्लिक, जॉइंट, प्राइवेट और अदर सेक्टर, किसी भी सेक्टर में है, अगर आप गेनफुल ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं चल रहे हैं या प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो काम सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, अगर वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, और वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ये सारी जो ये ट्रिपल टेस्ट, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो ट्रिपल टेस्ट को अगर सेटिस्फाई करता है, इसमें देखो ट्रिपल टेस्ट के अंदर कहीं पे भी प्रॉफिट की बात नहीं हुई, हमने कहीं पे भी प्रॉफिट जनरेशन की बात नहीं की। नहीं तो ऐसा क्या होगा, सिंपल सिनेरियो बताता हूं, अगर किसी एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा तो वो क्या कहेंगे कि भैया प्रॉफिट तो जनरेट हो नहीं रहा, मैं इंडस्ट्री नहीं हूं, है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, तो इस वजह से इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ट्रू फोकस इज फंक्शनल, कि क्या फंक्शन है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। एंड द डिसाइसिव टेस्ट इज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा आगे भी करेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन क्या है एंड किस तरीके से हम उसे देखते हैं इंडस्ट्री के उसमें पूरे सेटअप के अंदर। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेड और बिजनेस, इट डज नॉट सीज टू बी वन बिकॉज ऑफ फिलैंथ्रोपी एनिमेटिंग द अंडरटेकिंग। कि अगर आप जस्ट बिकॉज आप दुनिया का भला कर रहे हैं, उसके साथ साथ डजंट मीन कि आपका जो ट्रेड और बिजनेस है वो इंडस्ट्री के परव्यू से, उसकी डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात समझिए। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी द नेक्स्ट स्लाइड, अभी टॉपिक बाद में आएगा। हाँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो ऑब्जर्व दैट प्रोफेशंस, जैसे इंजीनियर्स का एक प्रोफेशन है, जैसे लॉयर्स का एक प्रोफेशन है, और उन्हीं के क्लब्स भी होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स एंड अदर किंडरेड इन्वेंचर्स, अलग अलग प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इफ दे फुलफिल द ट्रिपल टेस्ट जो पिछले स्लाइड में लिस्टेड है, इट कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ सेक्शन 2J, मतलब वो इंडस्ट्री कहलाई जाएगी इवन इफ, अगर वो प्रोफेशन है या वो क्लब है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव्स है। ये बेसिकली ये बोल दिया है कि ट्रिपल टेस्ट इज द फाइनल टेस्ट। अगर ट्रिपल टेस्ट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री के परव्यू में आ जाएगी, उस डेफिनेशन में आ जाएगी। इफ इन अ पायस एंड अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक होता है जहां पे आप दूसरों के भले के लिए सिर्फ अपना कुछ नहीं सोचते, सिर्फ दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। पायस और अल्ट्रुइस्टिक मिशन में काम करते हैं। मेनी एम्प्लॉय देमसेल्व्स फ्री और फॉर स्मॉल ऑनरेनम और लाइक रिटर्न, जैसे कि थोड़ा सा जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही वापस ले लिया। मेनली ड्रॉन बाय शेयरिंग इन द पर्पस और कॉज, सच एज लॉयर्स वॉलंटियरिंग टू रन फ्री लीगल सर्विसेज। फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, जैसे नालसा है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं। क्लिनिक्स में डॉक्टर्स वगैरह काम करते हैं इन देयर स्पेयर आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मेडिकल सेंटर्स चलाते हैं, जैसे आश्रम में काम किया जाता है इन द in at the bidding of the holiness divinity or like central personality and the services supplied free, और जो सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं जैसे खाना आश्रम में मिलता है तो वो फ्री या फिर एट नॉमिनल कॉस्ट मिल रहा है। एंड दोज हु सर्व आर नॉट एंगेज्ड फॉर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं वहां एंगेज हो रहे हैं, या फिर वहां पे कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप निकल कर नहीं आ रहा है। सो ये दो एस्पेक्ट्स आपने ध्यान से नोट कर लेने। पहली चीज, ये जितनी भी एग्जांपल्स दिए इसमें रेम्यूनरेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये है कि वहां पे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा देन द इंस्टीट्यूशन इज नॉट एन इंडस्ट्री। अगर ना रेम्यूनरेशन ले रहे हैं आप, ना मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, आप सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक मैनर में पायस तरीके से सिर्फ आप जग भलाई करने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इवन इफ स्ट्रे सर्वेंट्स मैनुअल और टेक्निकल आर हायर्ड। फॉर एग्जांपल, आश्रम में कई बार बिजली चली जाती है तो जनरेटर को ठीक करने के लिए, मैं कई बार रहा हूं हरिद्वार में, बहुत सारे आश्रमों में रहा हूं, तो जनरेटर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। तो क्या वो उस इलेक्ट्रिशियन को अगर वो हायर कर रहे हैं या उन्होंने अगर परमानेंट इलेक्ट्रिशियन रखा भी हुआ है तो क्या वो एक इंडस्ट्री हो जाएगी? नहीं होगी। कारण क्या है? कारण यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया। नाउ सच अंडरटेकिंग्स अलोन आर एग्जेम्प्ट, नॉट अदर जेनरोसिटी, कंपैशन, डेवलपमेंटल कंपैशन या कोई और प्रोजेक्ट। यही जो यहाँ पे एनलिस्टेड है, सिर्फ यही एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो बेसिकली आपने दो बातें याद रखनी है। पहली चीज तो वो ट्रिपल टेस्ट याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो ये जो चीज दिख रही है जहां पे आपने रेम्यूनरेशन, और दूसरा आपका मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, इसके ऊपर फोकस करते हुए चलना है दोस्तों। इंडस्ट्री की यही डेफिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं झगड़े की, फसाद की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की क्या डेफिनेशन है। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे जो मैंने लिखी है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा मन में। ये हमारे एक्ट की डेफिनेशन है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं नीचे पॉइंट्स वाली डेफिनेशन को पढ़ूंगा। रीजन बीइंग ये इसी को तोड़ तोड़ के, ब्रेक करके, ऐसे कर करके आपकी सहूलियत के लिए लिखी गई है। नाउ दिस कैन बी दी, जो दो सेक्शन 2K के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है ये एनालाइज और डिस्कस की जा सकती है इन दीज फॉलोइंग हेड्स। इन एरियाज में हम इसे कवर करेंगे। पहली चीज, एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कहां एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहां आएगा? पहली चीज, उसके लिए जरूरी है, नेसेसरी कंडीशंस लिखी हुई हैं 1 2 3 ये लिखे हुए ना, ये पहला ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, आगे देखें, नहीं, बस यही 4 कंडीशंस हैं। इतने में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन कवर होती है। इस चीज को हमने ध्यान से कवर करना है। नाउ पहली चीज, एक डिस्प्यूट होना चाहिए। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा वो अभी पता चलेगा, पहली चीज। अब वो डिस्प्यूट किसके बीच में होना चाहिए या डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए? एम्प्लॉयर के बीच में भी अगर डिस्प्यूट है तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। एम्प्लॉयर वर्कमैन का तो बेसिक हमें आइडिया है ही। वर्कमैन अगर आपस में भी लड़ मरे या आपस में भी लड़ पड़े, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट अगर आपस में भी लड़ पड़े तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। तीसरा, द डिस्प्यूट और डिफरेंस शुड बी कनेक्टेड विद
या तो वो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। पहली चीज, मुझे आपने एम्प्लॉयमेंट दी, मेरी वर्किंग कंडीशंस गलत दे दी, या आपने मुझे जिन टर्म्स पे एम्प्लॉयमेंट देनी थी उस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, या आपने मुझे एम्प्लॉय करना चाहिए था, आपने मुझे एम्प्लॉय नहीं किया। तो एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट दोनों, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी एनी पर्सन। यहाँ पे वर्कमैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनी पर्सन की बात हो रही है। इस चीज का हमने ख्याल रखना। तो वो डिस्प्यूट कहलाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इट शुड रिलेट टू एन इंडस्ट्री। कहीं पता चले कि वो क्लब्स वगैरह से रिलेटेड है, जहां पे जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो सेक्शन 2J के अंदर आती है, तो वो उस डेफिनेशन से ही बाहर है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी कहलाएगा। पहली बात, वहां डिस्प्यूट होना चाहिए। दूसरा, वो डिस्प्यूट या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर वर्कमैन या वर्कमैन वर्कमैन के बीच में होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि या तो वो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो। चौथी चीज क्या है कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उस इंडस्ट्री से जिसकी डेफिनेशन आपने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ अ वर्कमैन की। तो वर्कमैन की डेफिनेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग के वर्कमैन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नाउ एज फार एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इज कंसर्न्ड, यहां पे वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, वो भी वर्कमैन है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हूं अगर अभिपीडिया के अंदर, तो मैं तब भी एक वर्कमैन हूं। एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी, चाहे वो मैनुअल वर्क हो, चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे स्किल्ड हो, टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, क्लेरिकल हो, सुपरवाइजरी वर्क भी हो, या फिर फॉर हायर और रिवॉर्ड हो, सिर्फ आपको हायर किया गया कि आप ये काम करिए और चले जाइए, या फिर रिवॉर्ड के लिए हो। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, चाहे एक्सप्रेस्ड हैं चाहे इम्प्लाइड हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विल इंक्लूड। अब और कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं, ये पूरी की पूरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव मतलब इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई। एंड आगे हम केसेस भी देखेंगे, पता चलेगा कि क्या टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स, क्या वो वर्कमैन है क्या नहीं है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। नाउ एनी सच पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of that dispute, वो भी इंक्लूड होगा वर्कमैन की डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने नौकरी से निकाल दिया, जस्ट बिकॉज नौकरी से निकल गया वो वर्कमैन नहीं रहा, ऐसा नहीं। एनी पर्सन हुज डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट हैज लेड टू दैट डिस्प्यूट, जिस डिस्प्यूट में वो चर्चा हो रही है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे व्यक्ति जो आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट से रिलेटेड है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो पुलिस सर्विस में ऑफिसर के तौर पे हैं, या अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन है, प्रिजन के अंदर एम्प्लॉयड है। प्रिजन में बहुत सारे प्रिजन गार्ड्स भी होते हैं, जैसे हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन अ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, या फिर हु इज एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी। अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी, देखिए सुपरवाइजरी काम करने के लिए हमने लिखा हुआ है कि यहाँ इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और 1600 से पर मंथ से ज्यादा वेजेस ले रहा है, वेजेस याद कीजिएगा शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म सैलरी होती है, तो वेज अगर वो 1600 पर मंथ से ज्यादा ले रहा है, तो ये इस एक्ट की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है। अभी जब हम कोड्स ऑन वेजेस एक्ट, हम ये बिल जो पास हुआ है रिसेंटली 2019 में, ये करेंगे तो हम और गहराई में से उतरेंगे ना। तो वहां वो व्यक्ति इंक्लूडेड नहीं है वर्कमैन की डेफिनेशन में, या फिर हु इज एक्सरसाइजिंग बाय द नेचर ऑफ द ड्यूटीज अटैच्ड टू द ऑफिस और बाय द रीजन ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन हिम फंक्शंस मेनली ऑफ मैनेजरियल नेचर। जो मैनेजरियल नेचर मतलब आप कामकाज संभालने का अगर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। देखिए वर्कमैन की डेफिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों मैनेजरियल टास्क वाली चीजें जो है उससे एक्सक्लूड की गई हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ही देखिए, ये स्लाइड के अंदर हमने जहां कवर किया, तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिफरेंस देखा है, तो वो डिफरेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे वर्कमैन नहीं है। तो पहले 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं, ये 2 पॉइंट्स पर्टिकुलरली जो हैं, ये बात साफ तौर पे ये कहते हैं कि भैया जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस हो चाहे आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, तो वो लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अगर उन फॉर एग्जांपल उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो कंडीशंस ऑफ सर्विस के तहत चले जाएंगे, वो एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत चले जाएंगे।
तो वो हम उनको आर्मी के अंदर हम ये कंडीशंस ऑफ सर्विस डिफाइन नहीं कर सकते, हम स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं है वो, इस वजह से वो वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। नहीं तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आप देखते रहिएगा देश का क्या हाल होगा, है ना। इस वजह से दे डू नॉट हैव द राइट टू स्ट्राइक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आगे देखते हैं। जहां पे एक व्यक्ति, अ पर्सन इज डूइंग मोर देन वन वर्क, जहां पे अगर वो एक से ज्यादा काम कर रहा है तो वो जो मेन काम कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि वो वर्कमैन है या नहीं। तो वो मेन काम अगर इन पूरी डेफिनेशन के हिस्सों में आता है, ये 7 चीजें हैं, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल 1 2 3 4 5 ऑपरेशनल, 6 क्लरिकल, 7 सुपरवाइजरी वर्क। ये 7 चीजें हैं, अगर इन 7 चीजों के परव्यू में आता है तो वो वर्कमैन कहलाएगा। अब अगर वो एक से ज्यादा काम करता है तो एक से ज्यादा काम में वो जो मेन काम करता है, एक छोटा काम होगा एक मेन काम होगा, है ना। तो जो मेन काम करता है उसके हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ पे जो मैनुअल वर्क रेफर किया गया है इन द डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स वर्क विच इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्सर्शन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन। जहां पे फॉर एग्जांपल मेरा जो काम है, इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सर्शन वाला काम, इट इज मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन वाला काम। तो फिजिकल एक्सर्शन को मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन से फर्क किया गया है, ये मैनुअल वर्क की बात की गई है, ठीक है जी। नाउ सुपरवाइजरी वाला हमने देख लिया, 1600 रुपए पर मंथ से ज्यादा अगर वेजेस हैं तो वो बेसिकली सुपरवाइजरी वर्क में वो मैनेजरियल काम कर रहा है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वर्कमैन। Now, a person engaged in supervisory work will be a workman only if he is drawing more than 1600 per month as wages. सुपर 1600 से ज्यादा अगर कर रहा है तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नाउ सेकंड, द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इज नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब आप एक वर्कमैन है उसको मैनेजर बना देते हैं, अब काम तो वो वर्कमैन का कर रहा है, तो इट इज इन द नेचर ऑफ हिज ड्यूटीज जहां से उसकी एसेंस ऑफ द इशू निकल कर आती है। इफ अ पर्सन इज मेनली डूइंग सुपरवाइजरी वर्क लेकिन incidentally or for a fraction of time also does some clerical work, it would have to be held that he is employed in supervisory capacity, and converse is also to be true कि वो supervisory capacity में अब मेजर क्लरिकल वर्क कर रहा है और थोड़ा सा सुपरवाइजरी कर रहा है तो वो उसकी मेजर कैपेसिटी नहीं। तो इस जो मेजर काम कर रहा है, मेन ज्यादा समय जिसको दे रहा है, वो उसकी काम करने का नेचर देखा जाएगा। अब टीचर क्या वर्कमैन होते हैं या नहीं होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये डिसाइड किया, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्कमैन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2S ऑफ दिस एक्ट, as imparting of education which is the main function of teachers cannot be considered as skilled or unskilled manual work और सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क। यहां से एक बात निकल कर आ रही है, या तो आप कह लीजिए कि टीचर्स की बेइज्जती हो रही है, ऐसा नहीं। आप समझिए कि टीचर का जो काम है वो मैनुअल वर्क नहीं है, स्किल्ड या अनस्किल्ड मैनुअल वर्क नहीं है। मैनुअल वर्क इज जहां पे फिजिकल एक्सर्शन इन्वॉल्व होती है, ये जरूरी चीज है। फिजिकल एक्सर्शन स्किल्ड वर्क में भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो वो सुपरवाइजरी काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, या टेक्निकल काम कर रहा है, तो वो वर्कमैन हो सकता है, टीचर वर्कमैन नहीं। अब आगे, person employed in managerial and administrative capacity have also been excluded from the definition of being a workman। अब अगर आप LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं या आप लगना चाहते हैं या आप एग्जाम देते हैं, तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर इज अ वर्कमैन, ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ा आपने ध्यान से देखना, ठीक है। वो वर्कमैन की डेफिनेशन में है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है, मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं ये सारे, ये जितने भी यहाँ पे एनलिस्टेड है। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कहाँ ऑब्जर्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में, दैट इफ एन इंडिविजुअल हैज officers subordinate to him whose work he is required to oversee, उसके नीचे ऑफिसर लगे हुए हैं, if he has to take decision and he also is responsible for ensuring the matters entrusted to his charge are efficiently conducted, a certainable area section of work is assigned to him, an inference of a position of management would be justifiable, and वो workman की definition में नहीं आएगा, वो management की definition में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन, ये बेसिकली आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्कमैन से रिलेटेड एक ही बात आती है और वो है नेचर ऑफ वर्क ही और शी इज एम्प्लॉयड इन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अब मुद्दा आ जाता है स्ट्राइक का। बहुत सिंपल चीज, स्ट्राइक के बारे में हमने बहुत सारे लॉज
आगे भी कवर की, उसकी लीगैलिटी को भी आज भी हम कवर करेंगे, उसके टाइप्स आज भी कवर करेंगे, बट हमने पहले इसका पूरा फाउंडेशन, स्ट्राइक का फाउंडेशन पहले ही बनाया हुआ है। नाउ स्ट्राइक मींस, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली इसी तरीके से याद करना आपने, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। ऊपर की डेफिनेशन जो है वो तो सेक्शन 2Q के तहत जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताई गई, उसी को तोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली चीज, स्ट्राइक क्या है? इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ सेसेशन ऑफ वर्क या फिर रिफ्यूजल टू वर्क। सेसेशन ऑफ वर्क मतलब आप काम से अलग हो गए, रिफ्यूजल टू वर्क मतलब आपने काम करने से मना कर दिया बाय वर्कमैन। अब ये वर्कमैन वही है जो पीछे सेक्शन में 2S में बताए गए हैं। एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, एक साथ मिलकर या फिर एक कंसर्टेड मैनर में अगर आप करते हैं। एक वर्कमैन रिफ्यूज करता है वो स्ट्राइक नहीं। टाइम फैक्टर और ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक इज इमटेरियल, कि कितने समय के लिए छोड़ा या कितने समय तक के लिए छोड़ा वो भी इमटेरियल है, इट डज नॉट मैटर। पर्पस इज ऑल्सो इररेलेवेंट, ये भी इररेलेवेंट है इन डिटर्मिनिंग वेदर देयर इज अ स्ट्राइक और नॉट। पहली चीज तो ये कि वो स्ट्राइक है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये वो स्ट्राइक लीगल है या नहीं। तीसरी चीज ये, पहली चीज स्ट्राइक है या नहीं, है ना। दूसरी चीज लीगल है या नहीं। तीसरी चीज जस्टिफाइड है या नहीं। ये तीनों सवालों के जवाब आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एंड मैं आपको बता रहा हूं जिस गहराई से हम करेंगे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लॉ में LLB के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर लॉज का कोई आप एग्जाम देना चाहते हैं, सेमेस्टर्स देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा हो सकता है इस चीज से। नाउ पहली चीज ये कि सेसेशन फ्रॉम वर्क होना चाहिए, दूसरी चीज ये कि रिफ्यूजल टू वर्क होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज हो। लेकिन वर्कमैन जो है कॉम्बिनेशन में या कंसर्टेड मैनर में काम करें, ठीक है। दूसरी चीज कितने समय के लिए हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज उसका पर्पस इररेलेवेंट है, पर्पस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ स्ट्राइक है तो स्ट्राइक है। नाउ प्रूफ ऑफ फॉर्मल कंसल्टेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या ट्रेड यूनियन के साथ फॉर्मल कंसल्टेशंस हुई थी, हमने कागजी कार्रवाई की थी, उसका उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यहां से इससे रिलेटेड है कि कॉम्बिनेशन में कंसर्टेड मैनर में एक्ट करना पड़ेगा वर्कमैन को। तो उसका फॉर्मल कंसल्टेशन हुई या नहीं हुई, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया या नहीं किया, ये बात इररिलेवेंट है, इसका कोई जरूरत नहीं, उसके सबूत की जरूरत नहीं है। mere presence in the striking crowd would not amount to strike। अगर आप स्ट्राइकिंग क्राउड के बीच में खड़े हो गए, this would not amount to strike unless it can be shown that there was cessation of work। आपने काम छोड़ा, ये शो किया जा सकता है, तभी उसको स्ट्राइक स्ट्राइक को माना जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति स्ट्राइक कर रहा था। नाउ अब दूसरी चीज और इसमें और भी एक एस्पेक्ट है। अब जस्ट बिकॉज कि आप बेसिकली स्ट्राइक के क्राउड में एग्जिस्ट करते हैं, आपका सेसेशन ऑफ वर्क अगर नहीं है तो दैट डजंट मीन कि आप स्ट्राइक पे गए। नाउ इसके अलावा अ कंसर्टेड रिफ्यूजल या रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्संस टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट विल अमाउंट टू स्ट्राइक। दिस विल अमाउंट टू स्ट्राइक। अगर एक कंसर्टेड रिफ्यूजल हो जाता है, मिलजुल कर सबने मना कर दिया, या रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सबने मना किया मिलजुल कर नहीं किया, वो बाय एनी नंबर ऑफ पर्सन कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, कि हम काम नहीं करेंगे या हम एम्प्लॉयमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट विल अमाउंट टू स्ट्राइक। अब आ जाती है बारी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक की। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक ये थोड़ा सा मैंने पहले लिख दिया, जगह खाली थी इसलिए। नाउ अ जनरल स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक कौन सी होती है? दिस इज द वन जहां पे कंसर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स स्टॉपिंग और रिफ्यूजिंग टू रिज्यूम वर्क कर देते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये जनरल स्ट्राइक है। अगर वो मास कैजुअल लीव में जाते हैं अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो भी वो स्ट्राइक कहलाएगी, जहां छुट्टी लंबी सब के सब लोग मिलकर छुट्टी पे चले जाते हैं। सिमिलरली रिफ्यूजल बाय वर्कमैन शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑन नॉर्मल लॉफुल वर्क, जहां पे उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो ये काम करें। अगर उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और वो काम करने से वो मना कर देते हैं, वो स्ट्राइक नहीं है। रिफ्यूजल टू डू वर्क विच द एम्प्लॉयर हैज नो राइट टू आस्क फॉर परफॉर्मेंस, सच अ रिफ्यूजल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्राइक। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलीगल काम कह दिया, वो भी तो कह सकता है मैनेजमेंट वाला, तो वो मना कर दिया, तो वो स्ट्राइक नहीं है। वो उसके सिर पे, आप समझिए कि अगर मैं स्ट्राइक करता हूं तो उसके एम्प्लॉयर के बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं,
उसके पास लीगल राइट आ जाता है लॉकआउट का। तो ये सारी चीजें इसलिए डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है स्ट्राइक को। स्ट्राइक में अगर आपको कोई काम इलीगल भी ना हो, लेकिन आपके ऑब्लिगेशन में नहीं है, आपको जबरदस्ती वो काम नहीं कहा गया, आपके परव्यू के अंदर नहीं है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो स्ट्राइक नहीं, वो स्ट्राइक नहीं है। इफ ऑन दी सडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सडन डेथ हो जाती है फेलो वर्कर की, द वर्कमैन एक्टिंग इन कंसर्ट रिफ्यूज टू रिज्यूम वर्क, दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू स्ट्राइक। अगर एकदम से मृत्यु होने के बाद आप अगर काम रिज्यूम करने से मना करते हैं तो वो भी स्ट्राइक होती है। द स्ट्राइकिंग वर्कमैन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयड होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, विच हैज नॉट बीन क्लोज्ड डाउन, ऐसी इंडस्ट्री जो कि क्लोज डाउन नहीं हुई हुई, तो ये तभी स्ट्राइक कहलाएगी। दिस एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अब पता चले कि स्ट्राइक, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है, कामकाज हो नहीं रहा है, और वर्कमैन जो है वो कहते हैं कि हम स्ट्राइक पे गए, ऐसे स्ट्राइक नहीं होती, इस तरीके से नहीं होती। इवन व्हेन वर्कमैन सीजेस टू वर्क, relationship of employer employee is deemed to continue albeit in a state of belligerent suspension। मतलब जब तक आपका पूरा का पूरा जो कह लीजिए आपको आप जो है रिजाइन नहीं कर देते, वो रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं हो जाता, सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, तब तक इट इज अज्यूम्ड कि ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू कर रहा है, चाहे आप काम करना रोक दें, चाहे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से रोक दें, स्ट्राइक की वजह से रोक दें, लॉकआउट की वजह से, ले ऑफ किसी भी वजह से रोक दें। अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री के वर्कमैन नहीं कहलाएंगे, यू विल बी अ वर्कमैन। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर बोला था दैट इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय वर्कमैन, इट डज नॉट इंडिकेट इवन व्हेन द स्ट्राइक इज इलीगल, चाहे स्ट्राइक इलीगल हो अपने आप में, तब भी इट डज नॉट अमाउंट टू अबैंडनमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स अपनी एम्प्लॉयमेंट को अबैंडन नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्राइक कर रहे हैं। However, for illegal strike, the employer can take disciplinary action and dismiss the striking workman। अगर स्ट्राइक इलीगल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दैट डज नॉट अमाउंट कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ये चीज समझिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक की और चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में स्टे इन, स्टे डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन, ये एक स्ट्राइक है। ये सारी की सारी सिमिलर स्ट्राइक्स हैं, इनको ध्यान से देखते हैं क्या चीजें हैं। इन ऑल सच केसेस द वर्कमैन आर टेकिंग देयर सीट्स, दे रिफ्यूज टू डू वर्क इवन व्हेन आस्क्ड टू लीव द प्रेमिसेस, दे रिफ्यूज टू डू सो। बेसिकली हम ऐसे करके बैठ जाएं, हमें रुकने के लिए बोला जाए तो हम काम ना करें, स्टे इन कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं लेकिन हाथ नहीं हिला रहे हैं, सेट डाउन कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं, ये पेन है मेरा, ये मैंने पेन छोड़ दिया, टूल डाउन कर दिया, अगर मेरे हाथ में हथौड़ा होता तो हथौड़ा देके मारता, लैपटॉप नहीं तोड़ना है, बट स्टिल वो टूल डाउन स्ट्राइक। ये सारी की सारी एक ही तरीके की स्ट्राइक है, सब के सब में आप कुर्सी पे आराम से बैठते हैं, आप कुर्सी गर्म करते हैं, तशरीफ रखते हैं, आप काम करने से रिफ्यूज कर देते हैं। All such acts on the part of workmen acting in combination, they amount to strike। ये सारी की सारी स्ट्राइक्स हैं। Since such strikes are directed against the employer, they are called primary strikes। जहां पे एम्प्लॉयर के खिलाफ स्ट्राइक होती है उसे प्राइमरी स्ट्राइक कहा जाता है। यहाँ सरकार के खिलाफ होती है या किसी तीसरी पार्टी के खिलाफ हो, वो कह लीजिए कि सेकेंडरी स्ट्राइक हो जाती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर बोला दैट ऑन प्लेन एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डेफिनेशन, इट वुड बी डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड अ स्ट्राइक जहां पे वर्कमैन एंटर द प्रेमिसेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूज टू टेक देयर टूल्स इन हैंड, स्टार्ट देयर यूजुअल वर्क, है ना। तो इसलिए इस चीज को ऐसे देखना पड़ेगा दैट रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नॉट टू वर्क इज अ स्ट्राइक। यहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम करने से मना कर देते हैं, दैट वुड अमाउंट टू स्ट्राइक। इफ इन परसुएंस ऑफ सच कॉमन अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉइज एंटर द प्रेमिस ऑफ अ बैंक, बैंक के प्रेमिस में एंटर करते हैं, रिफ्यूज टू टेक देयर पेन इन हैंड, दैट वुड नो डाउट बी अ स्ट्राइक अंडर सेक्शन 2Q। इस सेक्शन के अंदर वो एक स्ट्राइक होगी। पेन डाउन स्ट्राइक भी तो एक एग्जांपल ही है, ये सारी सिमिलर है। पेन, जहां पे पेन यूज होते हैं वहां पेन डाउन बोल दिया, जहां टूल्स यूज होते हैं वहां टूल डाउन कह दिया, जहां इन दोनों चीजों की नहीं जरूरत होती वहां सेट डाउन कह दिया, स्टे इन कह दिया, है ना। तो ये सारी एक ही टाइप की। चलिए अगली बारी आती है गो स्लो स्ट्राइक। तो ये गो स्लो स्ट्राइक जो है ये बेसिकली सिमिलर स्ट्राइक गो फास्ट स्ट्राइक आती है, जो कि हमने नोटिस किया है कि जापान जैसी कंट्रीज में देखी गई। जापान के अंदर बोला गया, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक करना चाहते हैं तो डबल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो यूज करके ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो गो फास्ट स्ट्राइक हो जाती है। भारत के अंदर एक इस तरीके की स्ट्राइक है जो कि इट डज नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक,
लेकिन एक टाइप ऑफ स्ट्राइक है, लेकिन भारत के अंदर इसको माना नहीं जाता है, दैट इज गो स्लो। भारत में वैसे भी स्लो चलते हैं ज्यादातर लोग। इट इज नॉट अ लेजिटिमेट वेपन इन द आर्मरी ऑफ लेबर, बट इट इज अ सीरियस केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो मिसकॉन्डक्ट हो जाता है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ तौर से एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट के केस में से मैंने एक पूरा कोट निकाला है, गो स्लो विच इज अ पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ डेलिबरेट डिलेइंग ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कमैन। जहां आप डिले कर देते हैं प्रोडक्शन को, प्रिटेंडिंग टू बी एंगेज्ड इन द फैक्ट्री। आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप स्लो कर रहे हैं। जहां 100 पीस बनने थे वहां 40 बन रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट pernicious practices that discontented and disgruntled workmen sometimes resort to। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। while delaying the production and thereby reducing the output, workmen claim to have remained employed and entitled to full wages। उनको पैसे पूरे मिलते हैं, वो एम्प्लॉयड रहते हैं। Apart from this, go slow is likely to be much more harmful than the total cessation of work by strike। कारण क्या है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। ड्यूरिंग अ स्लो strike, much of the machinery is kept going at reduced speed, which is often extremely damaging for mechanical parts. For these reasons, go slow has always been considered a serious type of misconduct। ये एक misconduct है, it is not a strike। ये ध्यान रखिएगा, इस एक्ट की डेफिनेशन के अंदर ये स्ट्राइक में नहीं आता, मिसकॉन्डक्ट है। फिर आता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, जहां पे आप अपने डिमांड्स के सपोर्ट में वर्कमैन बिलोंगिंग टू अदर एम्प्लॉयर, वो अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो सिंपैथेटिक स्ट्राइक होगी। किसी और की इंडस्ट्री के वर्कमैन आपके लिए अगर स्ट्राइक पे चले जाएं, दिस इज एन अनजस्टिफाइबल इन्वेजन ऑफ राइट ऑफ द एम्प्लॉयर हु इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट। तो ये इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, जहां पे मैनेजमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन for the absence of workmen। Such cessation of work will not amount to strike, or there is no intention to use the strike against the management। अब तीसरे के घर में झगड़ा हो रहा है, आप इस घर में जाके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस वजह से दिस इज नॉट अमाउंटिंग टू स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं होती भारत के अंदर। उसके बाद हंगर स्ट्राइक आ जाती है, गांधी जी ने सिखाई है ना। इफ इट इज पीसफुल एंड डज नॉट रिजल्ट इन सेसेशन ऑफ वर्क, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ स्ट्राइक। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वर्क टू रूल आ जाता है, जहां पे सेसेशन ऑफ वर्क नहीं होता, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ स्ट्राइक। तो ये वर्क टू रूल भी स्ट्राइक जो है, इट इज नॉट बेसिकली हमारे इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मानी नहीं गई। चलिए आगे चलते हैं, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या स्ट्राइक लीगल होती है, कैसे इलीगल होती है। वैसे इसके बारे में हमने चर्चा पिछली क्लास में भी की है, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो एक बार प्लीज पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक के अंदर अगर हम बात करें तो ये सेक्शंस दोस्तों आपने ध्यान से पढ़ के रखने, इन सेक्शंस को पढ़िएगा और मुझे डाउट्स पूछिएगा। वैसे मैं इन सेक्शंस को इनडायरेक्टली यहाँ कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये सारे के सारे सेक्शंस जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सभी सेक्शंस को पढ़िएगा जरूर। लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक इज डिटरमिन्ड विद द रेफरेंस टू लीगल प्रोविजंस जो कि एक्ट में इन्यूमरेटेड है, सेक्शन 10(3) के अंदर, 10(a) के अंदर, 4(a) के अंदर, 22(23) के अंदर। सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी ऐसा कुछ नया नहीं निकल कर आएगा इसमें, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये लीगैलिटी की बात करते हैं। बेसिकली 22-23 सेक्शन जो है, दे इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कमेंसमेंट ऑफ स्ट्राइक, व्हाइल सेक्शन 10(3), 10(a) दे प्रोहिबिट इट्स कंटिन्यूअंस। तो ये आपने ध्यान से देख लेना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। हमने इसके एसेंस में, कॉन्सेप्ट में जाना है, इन सारी चीजों में नहीं जाना है। नाउ जस्टिफाइबिलिटी ऑफ स्ट्राइक हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी एंड इलीगैलिटी। एक लीगल स्ट्राइक जस्टिफाइबल हो सकती है, लेकिन एक जस्टिफाइड स्ट्राइक लीगल इलीगल दोनों हो सकती है। दूसरी चीज, एक अनजस्टिफाइड स्ट्राइक लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। जस्टिफाइबिलिटी जो है वो सही है या नहीं है, मोरालिटी के ऊपर बेस होता है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। द जस्टिफिकेशन ऑफ स्ट्राइक्स हैज टू बी व्यूड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द डिमांड्स मेड बाय वर्कमैन। वर्कमैन जो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो फेयर है, क्या वो रीजनेबल है। आप कहें कि सैलरीज को हमारे 3 गुना बढ़ा दीजिए, तो वो लीगल हो सकती है स्ट्राइक, लेकिन क्या वो जस्टिफाइबल है, तो ये बात सोचने वाली है। अब वही जस्टिफाइबल हो सकती है अगर जो क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट है वो वर्कमैन को जो एक्चुअल लीगली अलाउड वेजेस है उससे कम दे रही है। वैसे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर कम दे रही है तो फिर तो वो 3 गुना वाली भी जस्टिफाइड हो जाती है। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस।
ठीक है जी, एंड नॉट मियरली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ देयर एग्जॉस्टिंग ऑल देयर अदर लेजिटिमेट मीन्स ओपन टू देम फॉर गेटिंग देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। एक स्ट्राइक हो सकती है कि लीगल है, अनजस्टिफाइड हो जाएगी अगर आपने बाकी सारे प्रावधान नहीं यूज किए। अगर आप सीधे स्ट्राइक पे चले गए तो गलत हो जाता है, तो वो अनजस्टिफाइबिलिटी वहां से निकल कर आती है। एज रिगार्ड्स टू द वेजेस वर्कर्स स्ट्राइक पीरियड आर कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन केस ऑफ स्ट्राइक विच इज लीगल एंड जस्टिफाइड, दोनों वर्कमैन विल बी एंटाइटल्ड टू फुल वेजेस फॉर द स्ट्राइक पीरियड। लेकिन इसके ऊपर कुछ द्वंद्व है जिसमें आप ये मान के चलिए कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स हैव अ राइट टू कट वेजेस, कि उनके पास अथॉरिटी होगी कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, आपकी तनख्वाह काट सकते हैं। तो नो वर्क नो पे ऐसा हो सकता है, तो दे विल बी एंटाइटल्ड, वो वेजेस के लिए एंटाइटल हो सकते हैं। ये पुरानी सोच थी, अभी इस सोच में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई है, थोड़ा चेंज आ गया है कि जहां पे आपकी सैलरीज को काटा जा सकता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर स्ट्राइक इलीगल है और अनजस्टिफाइड है, स्ट्राइकर्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वेजेस। ये पहले बोला जाता था, ठीक है। तो आपने यही चीजें याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी गई हैं अकॉर्डिंग। अब आगे क्या होता है, अगर वर्कमैन और मैनेजमेंट दोनों का ही ब्लेम जो है वो इक्वल है, वर्कमैन भी कुछ हद तक गलत है, वर्क मैनेजमेंट भी गलत है, तो एक डॉक्ट्रीन ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ब्लेम निकाली सुप्रीम कोर्ट ने। उसने ये बोला कि वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस फॉर द स्ट्राइक पीरियड, लेकिन basically the legality of the strike does not always exempt the employers from the deduction of their salaries for the period of strike. Now ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जहां पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस फॉर द स्ट्राइक पीरियड। दूसरा उन्होंने बोला स्ट्राइक डज नॉट ऑलवेज एग्जेम्प्ट द एम्प्लॉइज, हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉइज जो हैं वो डिडक्शन ऑफ सैलरीज ना कर सकें, तो वो कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात बोली दैट वेदर द स्ट्राइक इज इलीगल और लीगल, चाहे इलीगल है चाहे लीगल है, वर्कर्स आर लायबल टू लूज द वेजेस, does not either make the strike illegal as a weapon or deprive the workers of it. Whether the strike is legal or illegal, the workers are liable to lose wages. Now, this does not either make the strike illegal as a weapon or deprive the workers of it. तो बेसिकली स्ट्राइक चाहे इलीगल है उसको वेपन नहीं बनाएगी, या फिर अलग से वो वर्कर जो है उसको उसको समझिए कि वो वर्कर उस चीज को यूज भी कर उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको उसकी तनख्वाह कट सकती है एंड उसके सिर पे वो स्ट्राइक पे जाए, वो अलग परव्यू। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत अगर आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोल दिया कि भैया आप जो है आपकी सैलरी कट सकती है, नो वर्क नो पे। मेरे मदर भी गवर्नमेंट जॉब में है जिस तरीके से, तो अगर वो भी स्ट्राइक पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक पीएसयू के अंदर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम करते हैं, तो अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनकी एक दिन की या उस समय की सैलरी जो है वो काट ली जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज लॉकआउट। लॉकआउट में क्या क्या चीजें होती हैं, एंड आप आज हम जो है लॉकआउट के साथ ले ऑफ भी देखेंगे और लॉकआउट और ले ऑफ की डिफरेंसेस को भी चर्चा करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लॉकआउट के साथ। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी, लॉकआउट क्या है? इट इज बेसिकली, ये हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं बहुत जगह पे, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क, या फिर रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड बाय, जो ऑलरेडी उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में थे उनको वापस से एम्प्लॉय करने के लिए अगर वो मना कर देता है, या काम सस्पेंड कर देता है, या प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बंद कर देता है टेम्परेरीली, तो वो लॉकआउट हो जाता है। सेक्शन 2L के तहत ये बात की गई है। बेसिकली इट इज द ऑपोजिट ऑफ या एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक। वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं और एम्प्लॉयर्स लॉकआउट करते हैं। जस्ट एज स्ट्राइक इट इज अ वेपन अवेलेबल बाय टू द एम्प्लॉइज, जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉइज को एक तरीके से औजार मिला है, टूल मिला है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड को एनफोर्स करवाने के लिए लॉकआउट इज अ वेपन available to the employers to persuade by a coercive process the employees to see his point of view and accept his demands। ठीक है, तो जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉइज के लिए होती है, एम्प्लॉयर्स के लिए लॉकआउट हो जाता है। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स रिफ्यूज टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय, पहली चीज द वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय हिम,
even though there is no intention to close down यूनिट को क्लोज डाउन करने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपने फिर भी ताला लगा दिया ताकि वो सुन ले, है ना। जैसे घर वाले क्या कहते हैं कि तेरे को खाना नहीं मिले, तो वो घर वाले जिस तरीके से बोलते हैं, पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि तेरे को खाना नहीं देंगे आज, तू सुधर जा, तो उस तरीके की लॉकआउट की सिचुएशन जहां बच्चा जिद करता है तो बच्चा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो स्ट्राइक है। नाउ इस पूरे एस्पेक्ट की लॉकआउट की जो एसेंस है वो ये है कि यहाँ पे इट इज द रिफ्यूजल ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉइंग अ वर्कमैन इवन इफ सस्पेंशन ऑफ वर्क इज ऑर्डर्ड, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट लॉकआउट। अगर आपने सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑलरेडी ऑर्डर कर भी दिया है तब भी वो लॉकआउट कहे जाएगा। लेकिन अगर मियर सस्पेंशन ऑफ वर्क है, unless it is accompanied by an intention on the part of the employer as retaliation, it will not amount to lockout। सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन ऑफ वर्क हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है, तो अब वो लॉकआउट नहीं है अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉयर की इंटेंशन थी कि वो रिटेलिएट करना चाहता है, कि वो एम्प्लॉइज को कुछ अपनी बात मनवाना चाहता है, तब तक वो लॉकआउट में नहीं आएगा। लॉकिंग आउट वर्कमैन डज नॉट कॉन्टेम्पलेट सेवरेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ये मैं यहाँ पे ताला लगा देता हूँ, लॉकआउट कर देता हूँ, एम्प्लॉय सारे बाहर रह गए, है ना, तो मैं कहता हूँ कि अब तो मेरा इनका कोई संबंध ही नहीं है, ना मैं एम्प्लॉयर हूँ, ना ये एम्प्लॉय है मेरे, ना ये मेरे वर्कमैन है, ना मैं वो हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको कॉम्पनसेशन क्यों दूं? इस तरीके से चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, मान लो या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत कोई किसी चीज की वजह से कंपनसेशन देनी पड़ जाए या कोई ऑर्डर हो, तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि भैया मैं तो लॉकआउट में हूं, मैं ये तो मेरे एम्प्लॉय है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। अ क्लोजर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लोजर ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 30 days इन रिटेलिएशन टू सर्टेन एक्ट्स ऑफ वर्कमैन, ताकि उनको सबक सिखाया जा सके, was held to be a lockout, but closure is not a lockout। जो क्लोजर है अब वो सिर्फ 30 दिन के लिए था, जहां पे आपको एक सबक सिखाना था, वो लॉकआउट है जहां आपने सबक सिखाना है। मियर सस्पेंशन ऑफ वर्क इज नॉट अ लॉकआउट, लेकिन उसमें इंटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्प्लॉयर की इंटेंशन को हमने इसमें समझना है कि लॉकआउट में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं ले ऑफ की। ले ऑफ में क्या बोला जाता है? ले ऑफ बेसिकली मीन्स फेलियर, refusal, inability of an employer to give employment due to following reasons to a workman जिसका नाम मस्टर रोल्स में अपीयर होता है। ऑलरेडी जिसका नाम अपीयर हो रहा है, चल रहा है, वो ऑलरेडी रोल पे है, मस्टर रोल्स पे है। मस्टर रोल्स वो रोल्स होते हैं जहां पे चाहे टेम्परेरी है, चाहे वो जिसको कहते हैं ना कि जो आप स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर को हायर करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उनका नाम मस्टर रोल पे होता है, उनकी ड्यूटीज डिफाइन होती हैं, शिफ्टें डिफाइन होती हैं। तो उसमें अगर आपका नाम आता है और वहां पे एक वर्क एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, रिफ्यूज कर देता है, या उसकी इनएबिलिटी है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ये रीजंस ले ऑफ के यहाँ पे एनलिस्टेड है। और दूसरी चीज, ऐसा वर्कमैन जिसको आपने रिट्रेंच नहीं किया है, जिसको आपने रिट्रेंच नहीं किया, रिट्रेंच भी हम अगले क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो ऐसा वर्कमैन जिसको रिट्रेंच नहीं किया है और फिर उसको एम्प्लॉय भी नहीं किया है, कारण क्या है कि कोल की, पावर की या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, तो आप जो है ले ऑफ कर रहे हैं, या फिर स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो गए कि ऑलरेडी इतना माल पड़ा है, इसको पहले इसको बेचूंगा तभी तो नया बनाऊंगा, या फिर मशीनरी खराब हो गई, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है। जैसे अब सिमिलरली अगर बात करें कोविड-19, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो ले ऑफ्स हो रहे हैं फॉर एनी अदर रीजन कनेक्टेड। सो जो इन सब से रिलेटेड कनेक्टेड रीजन है, अब ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रीजन है, लैंड, लेबर, है ना, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये ले ऑफ जो है डायरेक्टली इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो मस्टर रोल पे जिनका नाम है एम्प्लॉइज का, उनको आपने एम्प्लॉय नहीं किया। एवरी वर्कमैन जिसका नाम मस्टर रोल पे है ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हु प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एट वर्क, वर्क के लिए, काम के लिए आता है एस्टेब्लिशमेंट के पास, दरवाजे पे खड़ा होता है एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ एनी डे। जैसे 9 बजे अगर होता है तो 9 बजे से पहले या 9 बजे के आसपास वो आके खड़ा है, एंड ही इज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर 9 से 11 हो गए, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब उसको ले ऑफ कर दिया। एंड ही सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, she shall be deemed to be laid off for that day within the meaning of this clause, कि उस दिन के लिए उसको ले ऑफ कर दिया, इसको कहते हैं ले ऑफ। ठीक है जी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को ध्यान से समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब ये सारी उस एक्ट में से निकल कर आ रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर।
Now, provided that if the workman, instead of being given employment at the commencement of any shift, जो उस shift की अगर हम बात करें, तो उस shift में उसको काम नहीं दिया for any day, एंड उसको बोला कि भैया तू अपने आप को दोबारा लेके आइयो सेकेंड हाफ के अंदर, सेकेंड हाफ ऑफ द शिफ्ट में ले आइयो और तेरे को एम्प्लॉयमेंट जो है मिल जाएगी, और ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ ओनली फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दैट डे, पहले हाफ के लिए ही लेड ऑफ होगा जहां पे आपने उसको दोबारा बुला लिया। अब वो दोबारा आ जाता है और दोबारा उसको फिर से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देते इवन आफ्टर सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जब वो दोबारा आता है तो आपने उसको एम्प्लॉयमेंट फिर नहीं दी, he shall not be deemed to have been laid off, बहुत जरूरी चीज है, for the second half में अगर आपने फिर भी उसको काम नहीं दिया तो वो laid off नहीं है for that shift of the day, and shall be entitled to full basic wages, अगर नहीं काम है तो आप सेकेंड हाफ में दोबारा नहीं बुला सकते, दोबारा बुलाया तो आपको उसको बेसिक वेजेस देनी पड़ेगी, फुल बेसिक वेजेस, और डीए भी देना पड़ेगा, डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे। तो ये जो है ये सही काम है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क, ये लेबर लॉज हैं जिस तरीके से आप एक वर्कर्स के राइट्स को इंश्योर करते हैं। नहीं तो वो सेकेंड हाफ में उसी समय अगर जाकर कहीं और काम ले सकता था, लेकिन आपने उसे रोका, सेकेंड हाफ में बुलाया, उसको उम्मीद दिखाई कि आप उससे काम लेंगे, अगर काम नहीं देते आपको बेसिक वेजेस और डीए देना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर दैट ले ऑफ इज टेम्परेरी स्टॉपेज, पहली चीज। दूसरा, विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 दिन के आसपास का समय जैसे दिया हुआ था ले ऑफ का, सॉरी वो लॉकआउट में था, आई एम सॉरी, हाँ, तो विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे बोला, यहाँ पे जैसे बोला, यहाँ जिस तरीके से बोला उसी तरीके से, the employer expects that his business would continue and his employees would have been laid off, the contract of employment is not broken but is suspended for the time being। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सस्पेंड होता है, खत्म नहीं होता, टूट नहीं जाता है अगर ऐसा ले ऑफ होता है। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ, अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर, दैट इट इज नॉट ओपन टू द एम्प्लॉयर अंडर द क्लोक ऑफ ले ऑफ, बहुत जरूरी बात है, to keep his employees in a state of suspended animation and not to make up his mind whether the industry or business would ultimately continue or there would be permanent stoppage and thereby depriving his employees of full wages। वो ले ऑफ करके रखता है मस्टर रोल्स में, वो कहता है आज काम नहीं है, आज काम नहीं है, आज काम नहीं है। अगर वो अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रहा है कि क्या उसे अपनी इंडस्ट्री बंद करनी है, क्या उसको क्या काम करना है, वो ले ऑफ नहीं अमाउंट होगा, उनको सारी सैलरीज देनी पड़ेगी और उसको कॉम्पनसेशन भी पे करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी चीज है आप अगर धोखे में रख रहे हो अपने वर्कर्स को। नाउ अब ट्रिब्यूनल जो है वो इसके ऊपर एडजुडिकेट कर सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है चाहे नेशनल ट्रिब्यूनल है, वो दोनों इस पे एडजुडिकेट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट वेदर द एम्प्लॉयर हैज डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली, चालाकी के साथ वर्कर्स को जो है ले ऑफ करके अपनी फायदे में सिचुएशन को कन्वर्ट अगर किया है तो वो ट्रिब्यूनल देखेगा। बट अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ मैलाफिडे, tribunal cannot sit in judgment over the acts of management and investigate whether a more prudent management could have avoided the situation which led to layoff। ये काम नहीं वो कर सकता है कि क्या ऐसा हो सकता था, क्या ऐसे सोचे, क्या ट्रिब्यूनल ऐसा सोच सकता है कि यार ऐसा हो सकता था कि अगर ये ऐसे काम करता तो शायद ये ले ऑफ ना होता, ये नहीं वो कर सकता। ट्रिब्यूनल की पावर के अंदर, ये परव्यू के अंदर ये नहीं है कि वो ये देखे कि मैनेजमेंट कैसे की गई, नहीं। हाँ, अगर ये होता है कि उसे पता चले कि मैलाफिडे इंटेंशन थी, या कह लीजिए कि डेलिबरेटली जानबूझ के मैलिशियसली पैसा बचाने के चक्कर में और अपना जो उल्लू सीधा करने के चक्कर में आप ले ऑफ करना नहीं चाहिए था, आपको बेसिकली क्लोजर करना चाहिए था ऑफ योर इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट, और आप उसकी जगह पे ले ऑफ किए जा रहे हैं टेम्परेरीली, लोगों को उनकी वेजेस से दूर कर रहे हैं, तो वो गलत होगा, वहां पे ट्राइब्यूनल आ सकता है। नाउ refusal or inability to give employment must be due to reasons aforementioned, जहां पे बोला है फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी, जहां आप ये कहें कि फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जिस तरीके से कि कह लीजिए कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि बहुत मुसीबतें हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। नाउ इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर ले ऑफ, आप उस वजह से ले ऑफ नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज ये साफ तौर पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर कोविड, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 के जैसे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला है ये चीज कि अगर इसके चलते हुए अगर आप मान लीजिए कि किसी की सैलरी को या किसी की वेज को
सैलरी होती है लॉन्ग टर्म, वेज होती है शॉर्ट टर्म। सैलरी या वेज को अगर आप जो है कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो जो है इट विल अमाउंट टू फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर जो है उसके डेफिनेशन के परव्यू में आ जाएगी, और फोर्स्ड लेबर जो है वो वैसे भी प्रोहिबिटेड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, इलीगल हो जाता है। नाउ लास्टली एक और चीज, राइट टू ले ऑफ जो एक मैनेजमेंट के पास है, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द एम्प्लॉयर। ऐसा नहीं है कि हमारा जद्दी राइट है, नहीं। दिस राइट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर ईदर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बाय द स्टैट्यूट। जिस भी स्टैट्यूट के तहत हैं, अगर आप मान लीजिए स्टेट के लॉज के अंदर आ रहे हैं, तो स्टेट के लॉज के तहत आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसके तहत अगर आपको ये अलाउ किया गया है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ले ऑफ है, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। कैसे? In case of temporary stoppage of work, not to discharge the workman but to lay off the workman till the situation improves. There cannot be a layoff in an industrial undertaking which has been closed down. वहां पे ले ऑफ नहीं होता है, वहां पे कुछ और चीज होती है। ले ऑफ एंड क्लोजर कैन नॉट स्टैंड टुगेदर। जहां पे क्लोजर हो गया वहां पे ले ऑफ नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज का लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं, डिफरेंस क्या है बिटवीन ले ऑफ और लॉकआउट। ले ऑफ अलग चीज है, ले ऑफ में आप लोगों को अपने कामकाज से अलग करते हैं। लॉकआउट में क्या करते हैं, आप उसमें भी कामकाज से अलग करते हैं, लेकिन वहां पे आप जो है इंडस्ट्री को ताला लगाने की कोशिश करते हैं। ले ऑफ में आप वर्कर को काम करने से रोकते हैं। नाउ ले ऑफ क्या है, जहां पे एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, स्पेसिफाइड रीजंस। क्या रीजंस थे वो यहाँ पे हमने देखे थे कि स्टॉक्स नहीं है या शॉर्टेज ऑफ पावर है, कोल है, एटसेट्रा, है ना, ये सारी चीजें। अब उसके अलावा लॉकआउट की बात करें तो इट इज अ डेलिबरेट क्लोजर ऑफ बिजनेस, जहां पे एम्प्लॉयर लॉक्स आउट दी वर्कर्स नॉट ड्यू टू एनी सच रीजंस। वहां पे सिर्फ वो आर्म ट्विस्टिंग है कि जबरदस्ती मना के अपनी बात जो है सामने रखनी है। वो बेसिकली एक तरीका है, एक जरिया है जिससे एम्प्लॉयर अपनी बात कहता है। सिमिलरली ले ऑफ के अंदर हम बात करें तो बिजनेस कंटिन्यूज, एंड लॉकआउट की अगर हम बात करें तो बिजनेस इज क्लोज डाउन, क्योंकि लॉकआउट में आप सारे के सारे वर्कर्स को बाहर कर देते हैं। ले ऑफ के अंदर आप एक व्यक्ति को बाहर करते हैं, दो को करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को करते हैं, लेकिन बिजनेस गोज ऑन। लॉकआउट के अंदर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वेजेस और कॉम्पनसेशन पेड अनलेस लॉकआउट इज हेल्ड टू बी अनजस्टिफाइड। जहां जस्टिफाइड होगा वहां पे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। स्ट्राइक करते हैं तो जैसे स्ट्राइक है वैसे ही लॉकआउट है। नाउ सिमिलरली ले ऑफ इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेड रीजंस, बट लॉकआउट जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक जरिया है, एक वेपन है। लॉकआउट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। लॉकआउट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेनल्टीज भी इंपोज की गई हैं। ले ऑफ के केस में ऐसा कुछ नहीं, तो ये चीज समझते हैं। फिर उसके बाद दोनों के दोनों जो हैं वो टेम्परेरी नेचर के हैं, एंड इन बोथ द केसेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड बट रिमेन्स इन सस्पेंडेड एनिमेशन। सिर्फ सस्पेंड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है खत्म नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता। आज अभी इस सेशन में इतना ही, आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की गहराई में उतरेंगे। देखिए दोस्तों, इस पूरे सेशन के दौरान जो हमने चीजें कवर की हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में से मैं मान के चलिए कि करीब करीब 4 के आसपास सवाल बनने वाले हैं। हमने आज क्या क्या चीजें कवर की, उल्टा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ले ऑफ और लॉकआउट में डिफरेंस देखा, फिर हमने देखा कंडीशंस ऑफ ले ऑफ क्या है, ले ऑफ क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा लॉकआउट क्या होता है, फिर हमने ये देखा था कि लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होती है, हमने ये देखा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स क्या क्या होती हैं, एंड हमने ये देखा कि स्ट्राइक क्या है ना। उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये आपने सेक्शंस जो हैं ध्यान से देख के आने हैं। कौन से सेक्शंस, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये वाले सेक्शंस, सेक्शन 10(3), 10A, 22, 23, ये ध्यान से देख के आने हैं। कोई भी इश्यूज होंगे तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट, इस पूरे एस्पेक्ट के अंदर हमने बात की वर्कमैन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की क्या डेफिनेशन है, इंडस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, एंड द ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने आज इस सेशन में कवर किए हैं। अगर आपको इस पूरे के पूरे आज के सेशन में कोई भी डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई नो मैंने बहुत समय लेकर ये पूरा एक्ट जो है आज इंट्रोड्यूस किया है, बट द ओनली रीजन वाज दैट ये जो एक्ट है इसकी क्लासेस आप देखेंगे कि अभी एक क्लास और रात तक आ जाएगी, उसके बाद दूसरी क्लास भी जल्दी फटाफट से आने वाली है। तो इस वजह से मैं चाहता था कि जब भी हम ये एक्ट कवर करें एक साथ करें। एंड आप समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा चीजें हैं इसमें, बहुत सारे केस लॉज मैंने निकाले हैं बुक में से, बहुत सारी चीजें निकाली हैं, तो वो चीजें आपको साथ के साथ जो है अवेलेबल हो सकें, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। देखिए एक रेस्टोरेंट में मैं कभी कभी चाय पीने जाता था, तो उस चाय
के पीने के साथ साथ साइड में लिखा होता था कि टेस्टी फूड टेक्स टाइम। ठीक है, तो जितना सहज पके सो मीठा हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा पूरा कोर्स जो है विद इन टाइम फ्रेम जो है कवर होने वाला है, लेकिन अभी जो समय लिया वो इस वजह से लिया, अब आगे की क्लासेस थोड़ा फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। दिस इज मी सनदत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम हमारा अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। थैंक यू सो मच।